हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। हम भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में आज ये आपका छठवां वीडियो है। छठवां वीडियो में आज ये आपका टॉपिक है वो है आपका क्या, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हम 30 क्वेश्चनों की यहाँ पे चर्चा करेंगे। आज ये आपकी छठवीं क्लास है जिसमें हम पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं। साथ ही में ये जो आपकी पीएससी की वैकेंसी आई है, उस पीएससी की वैकेंसी के लिए हमारी ये जो 2019 की आपकी वैकेंसी, उसके लिए हमारी क्लासेस चल रही है, जिसमें 6 से 7 में अंकित सर से इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, सर से आप इतिहास, और यहाँ पे मैं आपको राज्य व्यवस्था करा रहा हूँ। ये क्लास आपकी चलती है 6 से 7 में, ये 7 से 8, और मेरी जो क्लास होती है वो होती है आपकी 9 से 10 में। साथ ही साथ में आपकी जो पीएससी की वैकेंसी है, इसके लिए हमारा कोर्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जिन लोगों को कोर्स की आवश्यकता है, उस कोर्स में आपको वीडियो भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स जो आपके घर पहुंचा दिए जाएंगे। ओल्ड स्टूडेंट के लिए ये आपका, ये जो उन स्टूडेंटों के लिए जिन्होंने हमारा पहले से कोर्स ले रखा था, उनके लिए आपके 999 रुपये में उन्हें नोट्स घर पहुंचाए जा रहे हैं। आपको सब कुछ 555 रुपये में प्राप्त होंगे। अगर आपको पीएससी के नोट्स चाहिए जो हमने प्री ओरिएंटेड नोट्स निकाले हैं, 1999 रुपये में 2 दिन के अंदर आपके घर ये नोट्स पहुंचा दिए जाएंगे। साथ ही में हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपके 100 सब्जेक्टिव 125 टोटल टेस्ट होंगे, जिसमें आपकी 25 एफएलटी होगी। 599 रुपये में प्राप्त होगी। आप एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हो। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास में आपका पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रावधान का वर्णन किया गया है। आपसे मैं संविधान के भाग का नाम पूछ रहा हूं कि किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश के प्रावधान का वर्णन किया गया है। भाग 8, भाग 9, भाग 10, भाग 11। तो जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस जगह पे आपके वर्णित है। भाग 8 में है, भाग 9 में है, भाग 10 में है, या भाग 11 में है। हाँ, 7 पोस्ट और आप बढ़ चुकी है। बिल्कुल पोस्ट बढ़ती रहेगी, आप अच्छे से तैयारी करिए। 7 पोस्ट और बढ़ चुकी है, लगभग 540 पोस्ट हो चुकी है। लगभग 15,000 लोग प्री के निकाल के मेंस के लिए क्वालिफाइंग या मेंस देंगे, तो इसलिए सब लोग अच्छे से मेहनत करिए। पोस्ट आपकी 7 और बढ़ गई, 540 पोस्ट आपकी टोटल हो चुकी है यहाँ पर आपकी पीएससी में। तो लगे रहिए, बिल्कुल दमदारी के साथ मेहनत करते रहिए, जरूर आप लोगों को सफलता मिलेगी। क्वेश्चन है आपका क्या, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रावधान का वर्णन है। आप जब भाग संविधान का भाग जो 6 पढ़ते हो, तो भाग 6 और यहाँ पे आप भाग देखोगे तो जो भाग होगा वो होगा आपका क्या, भाग 7, और अगला जो आपका भाग होगा वो होगा आपका क्या, भाग 8। अब आप यहाँ पे देखिए, इन भाग 6, भाग 7 और भाग 8 में क्या वर्णन किया गया है। जो संविधान का भाग 6 में आपका जो वर्णन है वो किसका, आपके राज्य विधायिका एवं कार्यपालिका का जो वर्णन किया गया वो किया गया आपके किसमें, भाग 6 में। भाग 7 आपका संविधान में नहीं है, भाग 7 आपका खाली है। संविधान संशोधन आप पढ़ोगे, 7वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1956 में हुआ था, उस 1956 के तहत इसे क्या कर दिया गया, आपका खाली कर दिया गया। मतलब आज भी संविधान का भाग 7 कैसा है, खाली है। हाँ, जब आप भाग 8 पढ़ते हो तो भाग 8 में आपके केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान देके रखा है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान यहाँ पे आपका देके रखा है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर भाग 8 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, भाग 8। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है आपका, हाईकोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हाईकोर्ट के अंदर किसके द्वारा की जाती है। तो जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए। जो आपके हाईकोर्ट होते हैं, हाईकोर्ट के अंदर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। कौन हाईकोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की आपकी यहाँ पर नियुक्ति करता है, उसका आपको नाम बताना है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तिकर्ता का, कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का नियुक्तिकर्ता आपका यहाँ पर कौन होगा। सभी लोग जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा आपके हाईकोर्ट में की जाती है। उसका आपको सभी को नाम बताना है कि कौन करता है। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब आप यहाँ पे देखिएगा, अगर आप कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति देखोगे तो कभी भी इसका आंसर आप राज्यपाल मत लगाइएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कभी भी इसका आंसर आपको राज्यपाल नहीं लगाना है, क्योंकि हम समझते हैं कि जब हाईकोर्ट के अंदर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो हाईकोर्ट के अंदर राज्यपाल करेगा।
ध्यान रखिएगा, जब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का मतलब क्या है, मान के चलिए कभी आपके हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश छुट्टी पे चला जाए, पद पे रहते दौरान मृत्यु हो जाए या पद से उसके हटा दिया जाए, तब ऐसी स्थिति में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है आपका, तो यहाँ पे करता है आपका कौन, राष्ट्रपति। तो जिन लोगों ने इसका आंसर राष्ट्रपति लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होगा इसकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है आपका, तो ये करता है आपका कौन, राष्ट्रपति। तो जिन लोगों ने इसका आंसर राष्ट्रपति लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, राष्ट्रपति। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूज बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जिला अधीनस्थ न्यायालय की परिभाषा किस अनुच्छेद में है। जल्दी कमेंट करके बताइए, अधीनस्थ न्यायालय की जो परिभाषा है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में आपके देकर रखी है, जल्दी बताइए। जिला अधीनस्थ न्यायालय की परिभाषा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 235, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 232। जल्दी सभी लोगों को कमेंट करके आंसर देना है कि जो आपका जिला अधीनस्थ न्यायालय है उसकी परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में आपके जिला अधीनस्थ न्यायालय की आपकी परिभाषा देकर रखी है। सभी लोगों को कमेंट करके आंसर देना होगा कि जिला अधीनस्थ न्यायालय की परिभाषा आपके संविधान के किस अनुच्छेद में है। अब यहाँ देखिएगा, अगर आप जिला अधीनस्थ न्यायालय देखोगे तो जब आप संविधान का अनुच्छेद 233 पढ़ते हो तो अनुच्छेद 233 से लगा के अनुच्छेद 237 तक आपके अधीनस्थ न्यायालय की क्या देके रखी है यहाँ पे आपकी प्रक्रिया। लेकिन मैंने आपसे अधीनस्थ न्यायालय का यहाँ पर संपूर्ण अनुच्छेदों में क्या देके रखा, आपका वर्णन देके रखा। लेकिन कभी आपसे अधीनस्थ न्यायालय की परिभाषा पूछी जाए कि अधीनस्थ न्यायालय की परिभाषा किस आर्टिकल में देके रखी है, तो उस आर्टिकल का नाम होगा आपका क्या, आर्टिकल 233। ध्यान रखिएगा किस आर्टिकल में, आपके आर्टिकल 233। क्या होते हैं आपके अधीनस्थ न्यायालय, तो ऐसे न्यायालय जो हाईकोर्ट के नियंत्रण में, किसके नियंत्रण में, आपके हाईकोर्ट के नियंत्रण में रहकर कार्य करते हैं, उन न्यायालय को हम कौन सा न्यायालय बोलते हैं, तो उन न्यायालय को बोला जाता है आपका क्या, अधीनस्थ न्यायालय। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर आर्टिकल 233 लगाया है अर्थात सी आंसर दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में आपकी अधीनस्थ न्यायालय की परिभाषा देके रखी थी, तो उस अनुच्छेद का नाम होगा आपका क्या, अनुच्छेद 233। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है। चलित न्यायालय मतलब चलता हुआ न्यायालय। तो जल्दी कमेंट करके बताइए, भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है। न्यायमूर्ति भगवती राजीव गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए कि भारत में चलित न्यायालय किसकी देन आप मानते हो। अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। चलित न्यायालय क्या होता है, चलता हुआ न्यायालय मतलब ये आपके फोन वगैरह से न्याय की सुविधा प्रदान करता है। इसका जो किसने इसने विचार दिया था, न्यायमूर्ति PN भगवती, श्री राजीव गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। सभी लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताना है, जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, हम चलते सन 2007 में। सन 2007 में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे उनका नाम था आपका क्या, KG बालकृष्णा। KG बालकृष्णन जी ये हमारे उस समय मुख्य न्यायाधीश थे। उस समय हमारे जो राष्ट्रपति रहे भूतपूर्व वैज्ञानिक, जिनका नाम था आपका क्या, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सर्वप्रथम विचार दिया था आपके चलित न्यायालय का, और सबसे पहले आपका 2007 में चलित न्यायालय की क्या की गई थी, आपकी स्थापना की गई थी। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, सी आंसर बिल्कुल सही है। ए इज राइट आंसर नहीं है, सी। न्यायमूर्ति PN भगवती को याद रखिएगा। भारत में जनहित याचिका, जनहित याचिका आप मेंस में बहुत अच्छे से आपको उसमें टॉपिक देके रखा है। PN भगवती की जो देन आप मानते हो वो मानते हो आप किसको, जनहित याचिका को। लेकिन चलित न्यायालय किसकी देन मानते हो, तो जो चलित न्यायालय देन है वो है आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णन है। जल्दी बता दीजिए, दिल्ली NCR का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि भारत में जो दिल्ली है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसके बारे में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। अनुच्छेद 239, 239A, 2A या इनमें से कोई नहीं।
जल्दी सभी लोग कमेंट करके आंसर बता दीजिए। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए कि भारत में दिल्ली के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में है। आप जब केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान पढ़ते हो तो जब आप आर्टिकल 239 ए अर्थात 239 का पढ़ते हो तो 239 का में दिल्ली के बारे में प्रावधान दिया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यहाँ पे क्या किया गया, आपका घोषित किया गया है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 239 का लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, या 239 ए जिन्होंने आंसर दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। इसके अंदर आपके गुड़गांव के बाद ग्रेटर नोएडा कुछ क्षेत्र को सम्मिलित करके दिल्ली को क्या नाम दे दिया गया, आपका नेशनल कैपिटल रिजर्व। तो इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर रीजनल है, रिजर्व नहीं है, नेशनल कैपिटल रीजनल, तो जिन लोगों ने इसका आंसर 239 ए लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, बी। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो जल्दी कमेंट करके बताइए, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता, आपराधिक मामलों की नहीं। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों के मध्यस्थ सुलेहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके बताइए, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, एक और ना ही दो। जल्दी कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा आपको कथन ऐसा सही लगता है। कृपया क्लास में फालतू की बात ना करें, मैं आपका कमेंट नहीं देख रहा हूं, मैं तो यहाँ पे पढ़ाने में बिजी हूँ। आप भले ही कुछ भी कमेंट करते रहिए, मेरा कमेंट पे कोई ध्यान नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप देखोगे ग्राम न्यायालय अधिनियम, तो जो ग्राम न्यायालय अधिनियम आया था वो आया था आपका कब, तो ग्राम न्यायालय अधिनियम सन 2008 में लाया गया था। कब लाया गया आपका, तो ये लाया गया था आपका कब, सन 2008 में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला कथन लिखा है कि ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता, आपराधिक मामलों की नहीं। गलत कॉन्सेप्ट है आपका, सिविल मामलों की सुनवाई भी आपका कर सकता है, सिविल मामले की सुनवाई भी कर सकता है ग्राम न्यायालय, और सिविल मामले के साथ साथ ही ध्यान रखिएगा आपराधिक मामलों की सुनवाई की शक्ति भी ग्राम न्यायालय के पास में है। तो दोनों मामले की आपकी सुनवाई कर सकता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका क्या होता है, गलत होता है। दूसरा स्टेटमेंट पे बात करते हैं, क्या यहाँ स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलेहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। बिल्कुल, सुलह भी हो सकती है, किसी तीसरा व्यक्ति भी इसके अंदर आपका क्या करवा सकता है, आपका सुलह करवा सकता है। इसलिए यहाँ पे कथन भी बिल्कुल एकदम सही होता है। इसलिए कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। और मैंने आपसे यहाँ पे कथन 2 ही पूछा था कि इसमें आपको सही कथन बताना है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर कथन 2 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7वां, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपको दो चीजें मैं पूछता हूं, आपको यह भी बताना है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, और एक हाईकोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। सभी लोगों को कमेंट करके आंसर देना है कि सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय होना किस अनुच्छेद में वर्णित है, और आपके साथ ही साथ में हाईकोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय होना किस अनुच्छेद में वर्णित है। सभी लोगों को इसका आंसर देना होगा। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, यहाँ किस अनुच्छेद में आपका वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 216 या अनुच्छेद 217। जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए कि आपका जो भारत का हाई कोर्ट होगा वहां उच्च वो अभिलेखीय न्यायालय होगा, यहाँ किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। अधिकांशतः लोग मुझे आर्टिकल 214 आंसर बता रहे हैं। देखिए अब मैं आपको बता देता हूं, आपका आंसर शायद मुझे 1-2 लोगों ने ही आंसर सही दिया होगा, अभी तक किसी का आंसर मुझे सही नहीं मिला है। अगर आप आर्टिकल 129 पढ़ोगे तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अभिलेखीय न्यायालय की होने की बात की गई है, और जब आप आर्टिकल 215 पढ़ोगे तो यहाँ पे हाईकोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय होना बताया गया है। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी वाद एवं कार्यवाहियां होंगी सबके सब आपकी किसके रूप में रखी जाती है, आपके साक्ष्य के रूप में रखी जाती है, जिसका जो प्रयोग होगा वहां अधीनस्थ न्यायालय, ध्यान रखिएगा कौन, आपका अधीनस्थ न्यायालय किस रूप में करेगा, तो इसका प्रयोग अधीनस्थ न्यायालय विधिक संदर्भ की तरह करेंगे। मतलब इसी किसी भी प्रकार का कोई केस आएगा तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को, उसी निर्णय को ध्यान में रखते हुए वहां क्या देंगे, अपना निर्णय देंगे। साथ ही साथ अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हो तो अपनी अवमानना करने के लिए भी सिर्फ जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसे दंड देने की शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 129 के तहत। पहली बात तो सभी वाद एवं कार्यवाही साक्षी के रूप में रखे जाते हैं, जिसका प्रयोग अधीनस्थ न्यायालय आपके विधिक संदर्भ की तरह करेंगे।
दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। टू कॉपी बिल्कुल आप यहाँ पे कर दीजिए। हाईकोर्ट की समस्त वाद एवं कार्यवाही साक्षी के रूप में रखे जाते हैं, जिसका प्रयोग आपके अधीनस्थ न्यायालय विधिक संदर्भ की तरह करेंगे। और हाईकोर्ट को भी अपनी अवमानना के लिए क्या देने की शक्ति प्राप्त है, तो अपनी अवमानना के लिए हाईकोर्ट भी आपका क्या दे सकता है, दंड दे सकता है। तो यह आर्टिकल 215 में वर्णित है, ना कि 217 में। इसलिए जिन लोगों ने 129 और 215 टाइप करा था उन सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। इसलिए जो इसका आंसर है वो है आपका 129। और कौन सा आर्टिकल आपका 215, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय है और यहाँ पे आपका कौन अभिलेखीय न्यायालय, आपका हाई कोर्ट। तो आंसर आप बिल्कुल सही याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर, अब हम 8वें की चर्चा कर रहे हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? जल्दी कमेंट करके बताइए कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके राज्य के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राज्य के राज्यपाल को? तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि अगर हाईकोर्ट के न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र देना हो तो वहां किसे त्यागपत्र देगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ध्यान से आंसर दीजिएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों में से एक आंसर होगा, ये भी बता देता हूं। लेकिन जल्दी बताइए कि कौन सा ऐसा आपका क्वेश्चन है कि आपके अनुसार इसमें से आंसर क्या होगा। मुझे अभी तक आंसर शायद किसी लोगों का ही 2, 4, 10 लोगों ने अभी तक सही आंसर दिया है। ए इज राइट आंसर। बिल्कुल देखते हैं क्या आंसर होगा आपका सभी का। मैं आंसर इस पे बताऊंगा कि इसका आंसर सही क्या होगा। पहले आप जल्दी कमेंट करके बताइए कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राज्य के राज्यपाल को? सभी लोगों को कमेंट करके इसका आंसर देना है। अब यहाँ पे देखिएगा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो यहाँ पे आप हाईकोर्ट के न्यायाधीश का त्यागपत्र देखोगे तो ये जो अपना त्यागपत्र देता है वहां किसे देता है? आपके राज्यपाल को। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर राज्यपाल लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आंसर ए नहीं होगा, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, डी। जिन लोगों ने आंसर डी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही, आपके राज्य के राज्यपाल को अपना क्या देता है? आपका त्यागपत्र। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश का दूसरे हाईकोर्ट में स्थानांतरण। एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश को अगर हम दूसरे हाईकोर्ट के न्यायाधीश में ट्रांसफर करते, एक हाईकोर्ट का न्यायाधीश को अगर हम दूसरे हाईकोर्ट के न्यायालय में ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। आप सभी को इसका आंसर बताना है कि एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश को दूसरे हाईकोर्ट में स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद या भारत के मुख्य न्यायाधीश? सभी लोगों को इसका आंसर बताना होगा कि इसका आपका आंसर क्या होगा। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे इस आंसर देखें कि इसका आंसर क्या होगा, एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश का दूसरे हाईकोर्ट में स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति, उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस आपके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात किसी भी एक न्यायाधीश का दूसरे न्यायालय के अंदर आपका क्या कर सकता है? आपका स्थानांतरण कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो सब काम करता है वो कौन करता है? आपका राष्ट्रपति। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर राष्ट्रपति लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, बी। मुख्य न्यायाधीश नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश आपके उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात, साथ ही साथ उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात एक न्यायाधीश का दूसरे न्यायाधीश के न्यायालय के अंदर आपका क्या कर सकता है? स्थानांतरण। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर प्रेसिडेंट लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की रीति के समान है। उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त रहने के पश्चात भारत के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? अभिवचन का मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं सिंपल लिख देता हूँ आपका क्या, वकालत। अब आंसर दीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए, इसमें से आपका कौन सा कथन सही है? एक कथन इसमें सही है, दोनों कथन सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है? जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए। आप सभी का आंसर इस पर क्या होगा? एक न्यायाधीश का अगर हम दूसरे न्यायालय के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो कौन करेगा? देखिए, कई लोग मुझे सी कथन बता रहे, 1 और 2 दोनों सही है।
अब आप यहाँ पे देखिएगा कौन सा कथन सही होगा। सबसे पहला कथन लिखा, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। बिल्कुल सही है। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं वैसी की वैसी ही प्रक्रिया भारत के हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की भी है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। तो इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर क्या दिया है आपका, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान, मतलब दोनों को एक ही प्रक्रिया से, तो पहला कथन आपका यहाँ पे क्या होता है, तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन देते हैं, देखते उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त रहने के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय में न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता अपने पद एवं सेवा से रिटायर होने के बाद। अब यहाँ पे देखिएगा हाई कोर्ट का न्यायाधीश जब अपने पद से रिटायर हुआ तब की बात कर रहे हैं। जब आपका हाई कोर्ट का न्यायाधीश अपने पद से रिटायर हो रहा है, अगर आप तब की बात करोगे तो यहाँ पर देखिएगा, कल भी मैंने बताया था कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश सुनवाई या वकालत कर सकता है, लेकिन सिर्फ उन न्यायालय में नहीं कर पाएगा जहां पे आपके उन हाई कोर्ट के अंदर आपका वहां वकालत नहीं कर सकता जहां पे आपका वहां स्थायी न्यायाधीश रहा है। बाकी आपके अन्य राज्यों के हाई कोर्ट में भी वकालत कर सकता है और भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वकालत पर क्या है, प्रतिबंध। तो दूसरा कथन यहाँ पे क्या होता है आपका, गलत होता है। एक ही कथन इसमें सही है, कथन पहला सही है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर कथन एक लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अध्यादेश पीएससी के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है। जल्दी कमेंट करके बताइए, केंद्र शासित प्रदेश के जो उपराज्यपाल है उन्हें अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमने किस अनुच्छेद के तहत दे के रखी। आप सभी को कमेंट करके आंसर बताना है कि केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। सभी लोगों को आंसर देना होगा कि किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल आपका अध्यादेश जारी करता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप उपराज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति देखोगे कि किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है, सभी लोगों को इसका आंसर पता भी होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको 2 बार इसी क्लास में कम से कम बता चुका हूं कि संविधान के कौन कौन से ऐसे आर्टिकल है जो आपके उपराज्यपाल या राज्यपाल के अध्यादेश के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इस आर्टिकल को आप डिस्कस करोगे तो आपके 3 आर्टिकल संविधान के अध्यादेश की बात की गई है 3 अनुच्छेदों में। और 3 अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो 3 अनुच्छेद आप देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको अगर अध्यादेश का इतिहास बताऊं कि हमारे यहाँ पे अध्यादेश का इतिहास कहाँ से आया है, तो आप सन 1861 का अधिनियम पढ़िएगा। 1861 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को हमने क्या अनुमति प्रदान की थी, तो गवर्नर जनरल यहाँ पे आपका क्या जारी कर सकता था, तो यहाँ पे जारी कर सकता था आपका क्या, अध्यादेश। अब आप यहाँ पे आप संविधान में आप देखोगे कि संविधान में कहाँ कहाँ अध्यादेश का वर्णन है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की यहाँ पे शक्ति देके रखी है। आर्टिकल 213 यहाँ पे राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति देके रखी है। और जब आप आर्टिकल 239B पढ़ते हो तो उस 239B में जो आपके केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल होंगे, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपालों के अध्यादेश जारी करने की शक्ति देके रखी है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने से पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे जारी करने से पहले किससे अनुमति लेनी पड़ेगी, आपके राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही आपके केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 239B लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, 239V। तो 239B इसका आंसर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा। तो जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिएगा कि कौन सी रिट न्यायालय के अंदर अगर कोई कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं रिट जारी करने की शक्ति। तो आप रिट जारी करने की शक्ति, आप हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति या सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की, दोनों की रिट जारी करने की शक्ति देखते हैं।
सुप्रीम कोर्ट आपकी रिट जारी करता अनुच्छेद 32 के तहत, और जो हाई कोर्ट रिट जारी करता वो किस अनुच्छेद के तहत जारी करता आपका, तो उसके पास जो पावर देके रखी है हमने वो देके रखी है आपके आर्टिकल 226 के तहत। रिट कितने प्रकार की है, तो 5 प्रकार की रिट होती है आपकी यहाँ पर। पहली जो रिट है उस रिट का नाम है आपकी क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद दूसरी आप जो रिट देखोगे उस रिट का नाम होगा आपका क्या, परमादेश। परमादेश के बाद आप देखोगे उस रिट का नाम होगा आपका क्या, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के बाद आ जाएगी आपकी कौन सी रिट, तो उस रिट का नाम होगा आपकी क्या, प्रतिषेध। और प्रतिषेध के बाद आपकी जो रिट आएगी उसका नाम होगा आपका क्या, अधिकार प्रेक्षा। अब यहाँ पे आप दो रिट समझिएगा, यहाँ पे रिट जारी करने की शक्ति दोनों के पास ही है। सबसे पहले जो रिट है उस रिट का नाम समझिएगा आपकी कौन सी होगी, उत्प्रेषण। और एक जो रिट होगी उस रिट का नाम होगा आपका क्या, अधिकार प्रेक्षा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों जो रिट होती है वहां आपके अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी होती है। दोनों किसके खिलाफ जारी होती है आपकी, तो दोनों जारी होती है आपकी अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ। लेकिन थोड़ा अंतर रहेगा, यहाँ पे क्या अंतर रहेगा, उत्प्रेषण के तहत किसी भी न्यायालय को उसके जो उसका कार्य क्षेत्र है उसके दायरे से बाहर जाकर रोकने के लिए, कार्य क्षेत्र के दायरे से बाहर जाकर रोकने के लिए, कार्य क्षेत्र के दायरे से बाहर जाकर रोकने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है, उस रिट का नाम होगा आपकी कौन सी, उत्प्रेषण। और अधिकार प्रेक्षा मतलब इसी के तहत आपका ध्यान रखिएगा, उसके पास जो लंबित मामले उसको भी इसी के तहत आपका क्या किया जाता है, आपका होने की दशा में लागू की जाती है। मतलब लंबित मामले को शीघ्र अतिशीघ्र निपटाए। और उत्प्रेषण के बाद आपकी ये जो प्रतिषेध होगा, यहाँ पे अधिकार प्रेक्षा नहीं होगी, ये होगी आपकी कौन सी, प्रतिषेध। प्रतिषेध किस स्थिति में जारी की जाती है, तो प्रतिषेध जब जारी की जाती है जब अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णय से बाहर जाकर काम कर देते हैं, तब उस निर्णय को समाप्त करने के लिए आपकी कौन सी रिट जारी की जाएगी, आपकी प्रतिषेध। तो यहां पर आपसे क्या पूछा, कौन सी एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती, तो कार्यवाही जब लंबित होगी तो उसके लिए आपकी जो रिट जारी की जाती है उस रिट का नाम होगा आपका क्या, उत्प्रेषण। तो इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर उत्प्रेषण लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, बी। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसका आंसर दीजिएगा, बाकी की तो बाद में समझेंगे, इतना समय नहीं है सारी रिट समझने का, समझा दूंगा कभी जब समय रहेगा तब। वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का संबंध किस अनुच्छेद से, यह इसका आंसर बहुत सोच समझ के देना। जो आप वर्तमान में देखते हो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है, इसका संबंध किस अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 340, और इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं आप लोगों की पढ़ाई कितनी है, कितनी आप लोगों ने पढ़ाई की है, इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा। कितने आप करंट से अपडेट हो ये बात भी पता चल जाएगी। सबका आंसर मैं यहाँ पर देख रहा हूं और सबका आंसर मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए कि आप सभी का आंसर इसमें क्या दिया है। तो जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए, इसका आपका आंसर क्या होगा। कि आप जम्मू कश्मीर का जो प्रावधान देखते हो कि जम्मू कश्मीर का वर्णन किस अनुच्छेद में आपका यहाँ पर किया गया है, आर्टिकल 239। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ें, वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का संबंध किस अनुच्छेद में या अनुच्छेद से है, में है नहीं, ध्यान रखिएगा, से शब्द है, से है। सभी लोगों का आंसर मैंने देखा और मुझे अभी तक सिर्फ 2 व्यक्तियों ने यहाँ पे आंसर सही दिया। एक विक्रम जी आंसर मुझे सही बता रहे हैं इसमें, और किसने आंसर सही दिया मुझे, प्रतिभा मंडलोई जी ने आंसर सही बताया शायद, और बाकी किसी का आंसर सही नहीं है। जिन लोगों ने 370 लगाया वो सभी तो भूल ही जाइए कि आंसर 370 सही होगा, गलत आपका। आप समझिएगा, जम्मू कश्मीर के बारे में आप प्रावधान देखिएगा। जम्मू कश्मीर की अगर आप वर्तमान की स्थिति देखोगे, और एक बार और मुझे जल्दी एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूं, जल्दी मुझे ये कमेंट करके भी बताइए कि जम्मू कश्मीर को हमने विशेष राज्य के दर्जे से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया है, तो कौन सा संविधान संशोधन जम्मू कश्मीर के लिए करे हैं, जल्दी बताइए कौन से संविधान संशोधन से जम्मू कश्मीर को यह दर्जा दिया गया। अब देखते हैं क्या मुझे कमेंट मिलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके पास दिख ही रहा होगा आपके स्क्रीन पर, मैंने संविधान संशोधन भी पूछा है कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ है। देखते हैं क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग, जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए। संविधान संशोधन बताइए कौन सा संविधान संशोधन यहां पर हुआ है। संविधान संशोधन बिना
अब देखते हैं क्या आंसर मुझे मिलते हैं, कितनी आपकी संविधान की पढ़ाई है, कितनी संविधान की तैयारी है। 125वां, 174, 125, 42 संशोधन, 76वां, 239वां, 370वां। चलिए अब मैं बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। एक बात थोड़ी देर अब ध्यान से सुनिए, कमेंट आप रोक लगा दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहां मैंने क्या शब्द लिखा, केंद्र शासित प्रदेश। मतलब अब जम्मू कश्मीर के पास राज्य का दर्जा नहीं है, पहले विशेष राज्य का दर्जा था और जिसका वर्णन था आपका किसमें, धारा 370 में, लेकिन यहां से तो हटा दिया गया। अब जब ये यहां से हटा तो किसी ना किसी आर्टिकल में जाकर रोका होगा, लेकिन किस आर्टिकल में जाकर, तो आप देखिएगा जब आप आर्टिकल 239 पढ़ते हो तो 239 में किसका प्रावधान देके रखा आपका यहां पर, तो यहां पे आपका प्रावधान देके रखा आपका किसका, केंद्र शासित प्रदेश का। आई बात समझ में। अब आते हैं संविधान संशोधन पे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए सबसे पहले सारी डेट याद रखिएगा, 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 को विधेयक राज्यसभा ने पारित किया। किसने पारित किया, आपके राज्यसभा ने। फिर उसके एक दिन बाद 6 अगस्त 2019 को इसको किसने पारित कर दिया, तो 6 अगस्त 2019 को इसे लोकसभा ने पारित करा। और इसके बाद जब आप देखोगे 9 अगस्त 2019 को, तो 9 अगस्त 2019 को इस पे किसकी सहमति मिल गई, तो 2019 में इस पे सहमति मिल गई किसकी, आपके राष्ट्रपति की। और आप 31 अक्टूबर 2019 से देखोगे तो संपूर्ण भारत में 2 केंद्र शासित प्रदेश अब बढ़ा दिए गए, अर्थात जम्मू कश्मीर जिसके पास राज्य का दर्जा था, जिसमें लद्दाख भी शामिल था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अब जब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया तो धारा 370 में वर्णन नहीं है, इसका वर्णन 239 में। अब बात आती है कि संविधान संशोधन कौन सा हुआ, तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि संविधान में जितने भी आप संशोधन साधारण बहुमत से देखते हो, उसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। राज्य की सीमा में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन या किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना हो तो वो साधारण बहुमत से संशोधन होता है। और जितने भी साधारण बहुमत से संशोधन होते हैं उनके लिए संविधान में संशोधन नहीं लिखा जाता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसलिए इसके लिए कोई सा भी संविधान संशोधन नहीं हुआ है। इसलिए आज से याद रखिएगा, संविधान संशोधन यहाँ पे कोई सा भी नहीं है। लेकिन किस अनुच्छेद में अब इसका आपको वर्णन मिलेगा, जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश का, तो इसका वर्णन मिलता है आपके अनुच्छेद 239 में। आगे भी बात करेंगे 239A में किसका है, 239 में किसका वर्णन, आगे सब बताऊंगा। आगे और भी क्वेश्चन आ रहा है आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित। अब अगर आपसे पूछे तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अब आप भारत का मैप देखिएगा। जब आप भारत का मैप देखोगे तो भारत के मैप में जम्मू कश्मीर की स्थिति में अब परिवर्तन आ गया है। कैसा परिवर्तन आ गया, ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा एरिया बना आपका कौन सा, लद्दाख, और ये एरिया कहलाया आपका कौन सा, जम्मू कश्मीर। तो अब जम्मू कश्मीर की सीमा इधर पाकिस्तान से तो लगेगी, लेकिन इधर चीन से लगना बंद हो गई है। तो भूगोल में ये बात भी याद रखना, अच्छे से ध्यान रखिएगा इस वाले मैप की स्थिति, क्योंकि अभी हाल ही में जो मैप का संस्करण जारी हुआ, करंट का मुद्दा ये भी है, मैप का अभी कौन सा संस्करण अभी जारी किया गया, तो ये जारी किया गया नोवा संस्करण। तो एक बार नेट से नोवा संस्करण निकालिएगा मैप के, इंडिया के मैप का, और उसमें फिर देखिएगा कि लद्दाख कितने में बना है और जम्मू कश्मीर कितने में बना है। क्योंकि अब आपका भूगोल में भी परिवर्तन होगा, जो भूगोल की सीमा पहले कुछ और लग रही थी अब कुछ और हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये सारी बातें एक एक याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत अब की बार का मुद्दा रहा है, बहुत आपकी इस पर राजनीति चली है। 5 अगस्त 2019 राज्यसभा, 6 अगस्त 2019 लोकसभा ने पास किया, 9 अगस्त को राष्ट्रपति ने सिग्नेचर करे, 31 अक्टूबर से आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया। एक केंद्र शासित प्रदेश हमने जम्मू बना दिया और एक बना दिया हमने आपका क्या, लद्दाख। अब आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपका आंसर क्या होगा। अभी भी मैप पे कमेंट कर रहे हैं शानदार सर जी, शानदार मैप। अरे मैप थोड़ा जल्दी जल्दी में बना दिया, भारत का मैप तो मैं अच्छा बना लेता हूं, भले ही मेरे से एमपी का अच्छा ना बने। आ गई होगी बात समझ में। हाँ, नेपाल को प्रॉब्लम है, बाद में देखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है, जल्दी बताइए।
कौन सा हाईकोर्ट का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? सबसे पहले देखिए, परामर्श संबंधी, प्रारंभिक, निरीक्षण या अपीली क्षेत्र अधिकारिता। तो जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए। अब यहां पे देखिएगा, ये जो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार आप जब अनुच्छेद 131 पढ़ते हो तो 131 में सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार देके रखा। हाई कोर्ट के पास उन मामलों में सुनवाई करने की अधिकारिता नहीं है, इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर प्रारंभिक क्षेत्र अधिकारिता लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? आपका बी वाला। इसलिए बी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कमेंट करके बताइए। जो आपका दिल्ली होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मैंने आपसे दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति पूछी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपका कौन करता है? राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल या इनमें से कोई नहीं? सभी को आंसर देना है। अब यहाँ पे देखिएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति शब्द आपके उसमें आया है। देखते हैं क्या आंसर मुझे देते हैं लोग। बी आंसर, बी आंसर, कई लोगों का आंसर ए भी मिला है मुझे, कई लोगों ने आंसर सी दिया है, राज्यपाल करेगा। राज्यपाल तो दिल्ली के अंदर होता ही नहीं आपका, दिल्ली में तो उपराज्यपाल होता है, तो राज्यपाल तो आंसर में नहीं होगा। अब जल्दी आंसर दीजिए। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, दिल्ली का जो सीएम है, दिल्ली का जो सीएम है उसकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है आपका? तो नियुक्ति करता है आपका कौन? राष्ट्रपति। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार करता है। और सभी जो आपके मंत्री होते हैं वहां किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? तो सभी मंत्री जो प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे वहां किसके करेंगे? आपके राष्ट्रपति के। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली है वहां के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वहां के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ना कि उपराज्यपाल। उपराज्यपाल नहीं करेगा। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर राष्ट्रपति लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या? राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के कितने उच्च न्यायालय की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं या संघ राज्य क्षेत्र शामिल है? ऐसे कितने हाईकोर्ट है जिनके अधिकारिता में एक या एक से अधिक राज्य आते हैं? मतलब कितने राज्यों का साझा हाईकोर्ट है? कितने राज्यों के आपके साझा हाईकोर्ट है? जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए कि कितने राज्यों के वर्तमान में साझा हाईकोर्ट हैं। वर्तमान में साझा हाईकोर्ट है, मतलब एक ही हाईकोर्ट उन राज्यों के लिए है। अब आप यहां पे देखिएगा कौन कौन से राज्य ऐसे हैं। सबसे पहले आप गुवाहाटी वाला देखिएगा, जो कि आपका असम के अंदर आता है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय उसके अंदर आपके कौन कौन से आ जाएंगे? इसी में आता है आपका क्या? असम। असम के बाद इसी का एक ही का होगा आपका क्या? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद इसी में आता आपका क्या? नागालैंड। और नागालैंड के बाद इसी में आता आपका क्या? मिजोरम। मतलब इन चारों का एक ही हाईकोर्ट है, वो कहां पे? आपका गुवाहाटी के अंदर। जब आप मुंबई हाईकोर्ट की बात करोगे तो जो मुंबई हाईकोर्ट है वहां एक और राज्य का साझा हाईकोर्ट है, उस राज्य का नाम होगा आपका क्या? गोवा। और आप जब पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट की बात करोगे तो पंजाब और हरियाणा का भी एक ही साझा हाईकोर्ट है, और वो कहां पे आपका? तो वो लगता है आपका कौन सा? चंडीगढ़। तो आप यहाँ पे देखिएगा, एक हाईकोर्ट वर्तमान में दूसरा, और ये कौन सा होगा आपका? तीसरा। पहले 4 हुआ करते थे, लेकिन अभी हाल ही में हमने आंध्र प्रदेश के अंदर नया हाईकोर्ट बना दिया है, इसलिए अब हमारे पास 4 से घटकर कितने हो गए आपके? 3। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 3 शब्द लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? 3। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अब आपको मैं यहाँ पे पूरी बातें क्लियर करूंगा कि जम्मू कश्मीर का वर्णन किसमें होगा, और आपके जम्मू कश्मीर के साथ साथ ही लद्दाख का वर्णन कौन से अनुच्छेद में होगा।
तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए आप सभी का आंसर इस पे क्या होगा। अनुच्छेद 239A, 239B, 239C या 239D। जम्मू कश्मीर का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अब यहां पे समझिएगा, आर्टिकल 239, एक आर्टिकल जो है वो है आपका अनुच्छेद 239, एक जो आर्टिकल है वो है आपका 239A। ये जो 239 है इसमें आपके केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन का वर्णन है कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन आपके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसके द्वारा किया जाएगा? उपराज्यपाल या प्रशासक के द्वारा किया जाएगा। तो जो आपका लद्दाख है वहां पे आपकी विधानसभा नहीं है, इसलिए जो लद्दाख का संबंध होगा वो होगा आर्टिकल 239 से। और 239 से जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है अर्थात उनके लिए विधायिका का प्रावधान, विधायिका का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो जो विधायिका का प्रावधान है वो अनुच्छेद 239A के तहत है। और जो जम्मू कश्मीर का संबंध होगा वो इसी से होगा। 3 राज्यों का, आपके 3 केंद्र शासित प्रदेशों में अब आपकी यहाँ पे विधायिका हो गई है। जम्मू कश्मीर एक पुराने समय से आपकी दिल्ली के अंदर तो है ही है, और एक और आपका केंद्र शासित प्रदेश होगा वो होगा आपका क्या? पांडिचेरी। इन तीनों का जो प्रशासन यहाँ की विधायिका संभालती है। क्योंकि मैंने आपसे पूछा था केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो आप देखिएगा ये जो आपका अनुच्छेद होगा वो होगा आपका क्या? अनुच्छेद 239A। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर अनुच्छेद 239A लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा A। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? जल्दी कमेंट करके बताइए कौन से मामले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। मेरे पास से वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे यहाँ नेट अच्छा चल रहा है। जो वीडियो में प्रॉब्लम आ रही होगी वो सब इसी आप ही के उधर नेट में आ रही होगी। हमारे यहाँ नेट ठीक है, यहाँ पे से कोई बफरिंग नहीं है, क्योंकि मेरे सामने एक स्क्रीन लगी हुई है उस पर सही चल रहा है, तो मतलब आपके पास भी सही चल रहा होगा। अब यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित में से किसके मामले, यहाँ पे आप देखिएगा, आप जब आप आर्टिकल 32 पढ़ते हो और आर्टिकल 226 पढ़ते हो तो यहाँ पे आपके मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट जारी करता है। यहाँ पर कौन करता है? आपका सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पे जो रिट जारी करता है वो कौन करता है? आपका हाई कोर्ट। अर्थात मूल अधिकारों को जो लागू कराने का प्रावधान आता है वहां दोनों की अधिकारिता में आता है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाईकोर्ट की जो अधिकारिता वो अनुच्छेद 226 के तहत। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सी या मूल अधिकार लगाए हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते? मैं बोल रहा हूं अब आपके क्वेश्चन पुराने भी रहेंगे नए भी रहेंगे, सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिक्सअप रहते मिलेंगे, क्योंकि आप पुराना ना भूले इसलिए कुछ क्वेश्चन पुराने भी आपके यहाँ पे शामिल किए जाएंगे। जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने पूछा निम्नलिखित कौन सी राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। आप जो प्राक्कलन समिति देखते हो, ये जो आपकी प्राक्कलन समिति है, ये प्राक्कलन समिति आपकी संसद की समिति होती है। प्राक्कलन समिति के अंदर टोटल सदस्य संख्या होती है 30। सबके सब किसके सदस्य होते हैं? तो सभी सदस्य होते हैं आपके इसके अंदर लोकसभा के। प्राक्कलन समिति की स्थापना कब की गई थी? प्राक्कलन समिति की स्थापना की गई थी 1950 में। इसलिए मैंने पूछा था कि वह स्थायी समिति जिसमें राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते हैं, तो प्राक्कलन समिति के अंदर राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते हैं। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर प्राक्कलन समिति लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 25 उच्च न्यायालय है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? कथन 2, 3, कथन 1, 2, कथन 1, 2, 3 या उपयुक्त सभी? मेरे अनुमान से आपको इसका आंसर कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि इसमें से मैं अभी आपका यहाँ पे ये वाला तो डिस्कस कर चुका हूँ। ये मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं
और ये भी आपको पता होगा, तो जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए आपका आंसर इस पे क्या होगा, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा, भारत में 25 हाईकोर्ट है, बिल्कुल सही है आपके, भारत में 25 क्या होंगे आपके हाईकोर्ट है। भारत में हाईकोर्ट की संख्या कितनी है, तो भारत में जो हाईकोर्ट है वहां कितने आपके 25 हाईकोर्ट है, बिल्कुल सही है। और नया हाईकोर्ट कहाँ पे बना आपका, तो नया हाईकोर्ट जिस राज्य के अंदर बना उस राज्य का नाम होगा आपका क्या, आंध्र प्रदेश। और दूसरा फैक्ट हमने देखा रखा है पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, बिल्कुल सही है आपके पंजाब का, पंजाब के बाद आपका किसका, आपके हरियाणा का, हरियाणा के बाद किसका, आपके चंडीगढ़ का, सभी का एक ही न्यायालय है, ये भी सही है। विकल्प 3 यहाँ पे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, बिल्कुल सही है, दिल्ली का अपना एक हाईकोर्ट भी है, दिल्ली का अपना भी एक क्या दे के रखा आपका हाईकोर्ट दे के रखा है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर ऑल लगाया अर्थात उपयुक्त सभी लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, डी। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 21। लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं, जल्दी कमेंट करके बताइए, लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा के सदस्यों में से, राज्यसभा के सदस्यों में से, या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। सभी को आंसर इसका देना होगा कि लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदन से, लोकसभा के सदस्यों से, राज्यसभा के सदस्यों से, या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब आप देखिएगा संसद की जो समिति है उस समिति का नाम है आपकी क्या, लोक लेखा समिति। इस लोक लेखा समिति की आप स्थापना देखोगे कि इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी कब, 1921 में। इसके अंदर आप सदस्य संख्या देखिए तो इसके अंदर सदस्य संख्या होती है आपके कितने, 22 सदस्य इसके अंदर होते हैं। इन 22 सदस्यों में से 15 सदस्य आपके लोकसभा के होते हैं, 7 सदस्य इसके अंदर आपके किसके होते हैं, राज्यसभा के। अर्थात दोनों सदन के इसके अंदर क्या होते हैं आपके सदस्य होते हैं, लोकसभा के भी होते हैं और राज्यसभा के भी होते हैं। अगर आप वर्तमान में करंट का मुद्दा इसमें देखोगे कि क्योंकि आपको पीएससी का पेपर भी है, वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष किसको बनाते हैं, तो वैसे जो इसका अध्यक्ष होता है वो होता है आपका कौन, विपक्ष का नेता। इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है आपका, विपक्ष का नेता। वर्तमान में जो विपक्ष के नेता है जिनका नाम है आपका क्या, अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी जी को वर्तमान में आपके लोक लेखा समिति का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया है। तो जहां पे देखिएगा संसद के दोनों सदन के सदस्य इसके अंदर होते हैं, लोकसभा के भी राज्यसभा के भी। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर ए लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका ए। क्वेश्चन 22, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है, जल्दी कमेंट करके बताइए। मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट के हाई न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु भी पूछ रहा हूं और हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं, जल्दी कमेंट करके बताइए। दोनों की आपकी आयु लिखनी होगी कि ये इतनी वर्ष की आयु में रिटायर होंगे और ये कितने वर्ष की आयु में रिटायर होंगे। जल्दी सभी को कमेंट आंसर इसका बताना होगा कि कितने वर्ष की आयु में आपके उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जो होते हैं वो रिटायर होते हैं। 65, 62, 62, 65। अब देखिए मैं बता देता हूं, उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है इनके रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष, इनके रिटायरमेंट की आयु है 62 वर्ष। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 65 और 62 बताया, लेकिन मैंने आपसे यहाँ पे हाईकोर्ट का पूछा था, हाईकोर्ट के 62 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 62 वर्ष दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन कौन सी ऐसी समिति है जिसका आपके अध्यक्ष लोकसभा के अंदर लोकसभा का अध्यक्ष ही होता है, प्राकलन समिति, लोकलेखा समिति, नियम समिति या विशेषाधिकार समिति। किस समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अंदर लोकसभा का अध्यक्ष होता है, सभी को इसका आंसर बताना होगा कि कौन सी समिति का अंदर लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति होता है। प्राकलन समिति, लोकलेखा समिति, नियम समिति और विशेषाधिकार समिति। सी आंसर कई लोगों ने मुझे दिया है, दिनेश जी आंसर सी बता रहे हैं। जल्दी सभी लोग आंसर बताइए, आप सभी का आंसर इस पे क्या होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, दो समिति आपकी, पहली समिति आप याद रखिएगा जो आपकी नियम समिति है, इस नियम समिति का आपका जो अध्यक्ष होता है ये लोकसभा की भी होती है और राज्यसभा की भी होती है। राज्यसभा में जो इसका अध्यक्ष होता है वहां राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा में इसका अध्यक्ष राज्यसभा का सभापति होता है
और लोकसभा के अंदर इसका जो अध्यक्ष होता है वहां होता है आपका लोकसभा का स्पीकर। तो इसका अंदर यहाँ पे जो इसका अध्यक्ष होगा वह होगा आपका कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। अब मैंने आपसे यही क्वेश्चन पूछा था कि किस समिति का अध्यक्ष लोकसभा में लोकसभा का स्पीकर होता है और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, नियम समिति। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर नियम समिति दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। जो आपके उच्च न्यायालय है, न्यायाधीश है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश के जो वेतन और भत्ते वो कहाँ से दिए जाते हैं, वेतन और भत्ते कहाँ से मिलते हैं हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को, जल्दी कमेंट करके बताइए। भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, भारत की आकस्मिकता निधि या राज्य की आकस्मिकता निधि? अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप देखोगे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वहां दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि से हाईकोर्ट के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनकी जो पेंशन होती है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की जो पेंशन होती है वहां किससे दी जाती है, तो वहां दी जाती है आपकी केंद्र की संचित निधि से, केंद्र की संचित निधि से। लेकिन मैंने तो आपसे वेतन भत्ते किसके पूछे थे, तो यहाँ पे जो मैंने वेतन भत्ते पूछे थे वहां किसके पूछे थे, आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के। तो ये दिए जाते हैं आपके राज्य की संचित निधि से। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर राज्य की संचित निधि लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर दीजिएगा आपका, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? जो लोक लेखा समिति है वो अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे देती है? जल्दी हम क्वेश्चन समाप्त करने वाले, 5 क्वेश्चन बचे, 5 मिनट में क्लास समाप्त कर देंगे जल्दी। अब यहाँ पे देखिएगा, लोक लेखा समिति अपनी जो रिपोर्ट देती है वहां देती है आपके लोकसभा के अध्यक्ष को। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर लोकसभा का अध्यक्ष लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो अपनी रिपोर्ट किसे देती है आपकी, तो ये अपनी रिपोर्ट किसे देगी, आपके लोकसभा के अध्यक्ष को। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर लोकसभा का अध्यक्ष लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर आप दीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत के उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? आपके उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा सही नहीं है? द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय लोकहित से संबंधित आवेदन स्वीकार करता है। तो जल्दी कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो आपका सत्य नहीं है। मुझे उम्मीद है आपका इसका आंसर कोई गलत नहीं करेगा। सबको इसका आंसर पता होगा कि जो आपके हाईकोर्ट के न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो सिंपल सा आंसर है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता। और यहाँ पे क्या लिखा है, करता है। और आपको असत्य कथन छाटना था, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो नियुक्ति की जाती है वहां किसके द्वारा की जाती है, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर, लेकिन ध्यान रखिएगा शपथ राज्यपाल दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है, नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर गलत कथन के लिए सी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन कौन सी है? जल्दी बताइए कौन कौन सी वित्तीय समिति होगी? लोक लेखा, प्राक्कलन, लोक उपक्रम समिति। तो आप इसका जो आंसर देखोगे कि कौन कौन सी संसद की वित्तीय समितियां हैं, तो संसद की तीनों वित्तीय समिति है, लोक लेखा भी वित्तीय है, प्राक्कलन भी और लोक उपक्रम भी है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 1, 2, 3 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, डी। डी इसका आंसर है। डी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है तो इसका आंसर याद रखिएगा, 1, 2 और 3 तीनों आंसर इसके आपके सही होंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्री परिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है? किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली के लिए आपकी गठित होती है। जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए कौन सा इसका आपका आंसर होगा। सही आंसर सी आंसर, 28 सी, डी आल सी।
चलिए मैं बता देता हूं किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली के लिए मंत्री परिषद गठन करने का प्रावधान किया गया है। इसलिए यहाँ पे जो आप आंसर देखते हो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या 69वां 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली के लिए आपके विधानसभा का प्रावधान किया गया है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 69वां संविधान संशोधन लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या सी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 29। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, गृह मंत्री या प्रशासक के द्वारा? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन संभालता है? राष्ट्रपति संभालता है, उपराष्ट्रपति संभालता है? जल्दी कमेंट करके बताइए केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा संभाला जाता है? सिंपल सा आंसर होगा केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन संभालता है वहां संभालता है आपका कौन? उपराज्यपाल। कौन प्रशासन होता है? तो यहाँ पे प्रशासक होगा। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासक कौन होता है? वो प्रशासन नहीं है ना, प्रशासक कौन होता है? तो यहाँ पे जो प्रशासक होता है वो होता है आपका क्या? उपराज्यपाल। जिन लोगों ने इसका आंसर, मैंने प्रशासक शब्द पूछा है, जिन लोगों ने इसका आंसर बी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? कौन से संघ राज्य क्षेत्रों में अपना खुद का एक उच्च न्यायालय है? उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना खुद का हाई कोर्ट है? तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कौन से केंद्र शासित प्रदेश का अपना हाई कोर्ट होगा। तो सिंपल सा इसका आंसर है, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या? दिल्ली। दिल्ली का अपना खुद का आपका एक हाई कोर्ट है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर दिल्ली दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। कल आपका संडे, तो कल भी क्लास रहेगी, क्लास कल भी रहेगी। कल आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका क्या? पंचायती राज व्यवस्था, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र से संबंधित। वहां पे हम 30 क्वेश्चनों की कल चर्चा करेंगे। इसलिए कल आप इस टॉपिक को बड़े अच्छे से पढ़ के आइएगा, पंचायती राज व्यवस्था को, साथ ही साथ में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र जो कि आपके 344 वाला आर्टिकल में देख के रखा है उसकी बात करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ में ये हमारी आपकी जो पीएचसी की वैकेंसी आई है उसके लिए हम आपके लिए वीडियो, पीडीएफ नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, ओल्ड स्टूडेंट के लिए हम 999 रुपए में उनके घर नोट्स पहुंचा रहे हैं जो हमारे कोर्स से जुड़े हैं। ये आपको सभी 555 रुपए में प्राप्त होंगे। इसमें आपको टेस्ट सीरीज फ्री दी जाएगी। जिन लोगों को नोट्स चाहिए, उनको जो हमारे कोर्स से नहीं जुड़े, उन्हें 1999 रुपए में 2 दिन के अंदर उनके घर नोट्स पहुंचा दिए जाएंगे। अभी हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें आप घर बैठ के आप एफएलटी दे सकते हो। सब्जेक्टिव टेस्ट इसमें आपके हो चुके हैं और आप अभी भी सब्जेक्टिव दे सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते हो, आप अभी भी सब्जेक्टिव टेस्ट दे सकते हो। ये आपको 599 रुपए में प्राप्त होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दीजिए, बाकी बात हम कल करेंगे। चलिए अमित शुक्ला जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं कल दे दूंगा कि कितने हाई कोर्ट होंगे राज्य। वैसे तो हमारे यहाँ पे 25 हाई कोर्ट है जिसमें सब कुछ काउंट है, फिर भी मैं एक बार देख लूंगा। निर्चित का निर्चिन क्या लिख रहा हो आप? मुझे आपका समझ क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा। अभिलाषा रघुवंशी जी, एक्ट की क्लासेस अभी अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में, कल सुबह तक आपको एक्ट का वीडियो मिल जाएगा। आप सभी लोग एक्ट की क्लास देखते हो लेकिन उस क्लास के नीचे कभी कमेंट नहीं करते हो। कमेंट जरूर करा करिए क्लास के बाद में, जब क्लास देख लेते हो आपको वीडियो कैसा लगता है, एक्ट का वीडियो। क्लास खत्म होने वाली बस 5 मिनट बाद ही।
चलिए क्लास आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।